नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बदायूं में सिविल लाइंस थाने में चुलसी में बीजेपी विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई भतीजे सहित 16 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपों में गैंगरेप, करोड़ों की धोखाधड़ी और शिकायतकर्ता को झूठे मामलों में फंसाना शामिल है। एमपी एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लीलू चौधरी ने 11 दिसंबर को एक ग्रामीण द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद के आदेश जारी किया और इस शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि बीजेपी विधायक हरीश शाक्य के नेतृत्व वाला एक गिरोह उसे और उसके परिवार के सदस्यों को दबाव और धमकियों के जरिए जबरन वसूली कर रहा है। बालाजी हेल्थ केयर सेंटर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने बालाजी हेल्थ केयर सेंटर पर पहुंचकर हंगामा किया, जहां उन्होंने युवक का शव हेल्थ केयर सेंटर के बाहर रखकर कार्रवाई की मांग की है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर देवेंद्र की लापरवाही पर आरोप लगाया है कि पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की। बता दें, ये पूरा मामला थाना नूरपुर क्षेत्र के मुरादाबाद रोड गांव सैदपुर जो है भट्ट बालाजी हेल्थ केयर सेंटर का है। और खबर बांदा से है, जहां साल 2012 में नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मसूरी से है, जहां पर टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोला है। बीजेपी विधायक ने कहा कि हरीश रावत की एक फोटो में पैरों में भगवान श्री गणेश की मूर्ति रखा गया है, जिसमें देश भर के सनातनियों का अपमान हुआ। मीडिया के सामने बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पैरों पर रखी हुई है। और इस फोटो को देखने के बाद बीजेपी विधायक का कहना है कि हरीश रावत को तत्काल सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। मैंने एक जो बहुत ही विद्वान है और शब्दों का जो उनके पास भंडार है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में होगा, राजीव नयन बहुना जी, और उनकी बहुत तीक्ष्ण दृष्टि रहती है और वरिष्ठतम पत्रकार भी हैं इस प्रदेश में। मैंने भी उनका एक पोस्ट देखा है जिसमें कि एक स्वनामधन्य बहुत बड़े आदमी ने, जो गेंठी से लेकर के पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं भगवान जाने, गणेश जी को जो है पैरों में रखा हुआ है, ऊपर जो है वो संविधान और साथ में अम्बेडकर जी को रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से पहले भी एक बार उन्होंने शुक्रवार की छुट्टी कर दी थी। उत्तराखंड में स्वच्छता सर्वेक्षण होने जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम देहरादून ने अपनी तैयारियां पहले से ही तेज कर दी हैं। मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल ने भी बताया कि नगर निगम देहरादून की प्राथमिकता है। देहरादून को स्वच्छ देहरादून बनाया जा सके, इसके लिए भी नगर निगम देहरादून हर समय तत्पर है। अलग अलग वार्डों से कूड़ा उठाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही कई टीम और देहरादून में भी लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून में नगर निगम कूड़ा उठान के साथ कूड़े का निस्तारण समय से हो सके, इसके लिए काम करता रहे, ताकि देहरादून के निवासियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर्वेक्षण भी अपने आप में एक हमारे लिए बहुत अच्छा मानक है अपने सेल्फ असेसमेंट का, और इसको ध्यान में रखते हुए भी प्लानिंग की जा रही है।
इस बार ये सर्वे थोड़ा देरी से हो रहा है और उससे पहले हमारे पास पर्याप्त समय है, तो सारी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं और ऑलरेडी जो हमारी प्रक्रिया रहती है उसमें जो मानक रहते हैं स्वच्छता सर्वे के, उनको ध्यान में रखकर प्लानिंग की गई है। तो इस बार प्रयास है कि हमारी रैंक और अधिक इम्प्रूव हो। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की कोशिशों के बाद अब प्रदेश भर में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने भी बताया कि पहले के मुताबिक काफी कमी बिजली चोरी की घटनाओं में आई है। इससे पहले बिजली चोरी करीब 24% होती थी, जो कि करीब 10% के करीब आ गई है। वहीं विभाग की भी कोशिश जारी है। कोशिश है कि इस प्रतिशत को भी शून्य किया जाए। साथ ही विभाग स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में कार्य कर रहा है। बिजली की चोरी में बहुत ज्यादा घटोतरी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी जमाने में एपीएमसी लॉसेज करीब 24% तक हुआ करते थे, अब घट करके वो लॉसेज 14.64% है। लेकिन 14.64 से आप ये ना महसूस करें कि ये सब चोरी के हैं, बल्कि इसमें टेक्निकल लॉसेज भी होते हैं जो कि प्रदेश में 8 से 10% के करीब हैं। तो 3 से 4% कमर्शियल लॉसेस, थर्ड लॉसेस ऑन प्रिफरेंस है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रिफरेंस को भी या इस लॉस को कम करके जीरो पर ला सकें। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता में जागरूकता लाएं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी है और 100 नगर निकायों में मेयर, अध्यक्ष से लेकर वार्डों की आपत्तियों का निपटारा भी किया जाएगा। जो आरक्षण है उसका अंतिम रूप दिया जा चुका है और किसी भी क्षण चुनाव की घोषणा की जा सकती है। और मुझे सभी से ये अनुरोध करना है कि अब सभी लोग चुनाव के लिए जो जो इच्छुक हैं तैयारी करें और बहुत जल्द अपने उस उत्तराखंड में निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया है। इस बैठक में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान पर चर्चा की गई है और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया है। वृद्ध 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के लिए उनके मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने बैठक में अवगत भी करवाया कि राज्य के 13 में से 8 जनपद 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के लिए चिन्हांकित हैं और जिसमें से राज्य सरकार लगातार डिटेक्शन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर कार्य कर रही है। वहीं राज्य के सभी जनप्रतिनिधि, उद्योगपति, अधिकारी और आमजन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही ये भी बताया कि राज्य में सभी के सहयोग से अब तक 23,800 टीबी मरीजों को निक्षय मित्रों द्वारा गोद लिया गया है। आपको बताते चले कि टीबी उन्मूलन अभियान पर चर्चा की गई है। सीएम धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग भी लिया है और यहां पर बैठक करके जानकारी ली। दरअसल टीबी उन्मूलन अभियान लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बैठक की है और लगातार अब लोगों को जो है वो जागरूक किया जा रहा। टीबी उन्मूलन अभियान पर चर्चा हुई है और जिसको लेकर वर्चुअली ये बैठक हुई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। देहरादून में क्रिसमस और नए साल को लेकर शहर में बार और क्लबों का संचालन अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक होगा। इसके बाद में संचालित होने पर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और वहीं देर रात शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की संभावनाओं को भी देखते हुए आपको बताते चले कि यहां पर एहतियात बरतेगी। पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से मिलकर क्रिसमस, मसूरी, विंटर लाइन
कार्निवल और साथ ही नए साल के भी होने वाले आयोजन के लिए योजना बना रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने भी बताया कि जिले में बार और क्लब या फिर इस तरह के प्रतिष्ठानों के लिए रात 11 बजे तक खुलने का समय तय है। उसको लगाया गया है ताकि विशेष देखिए दून पुलिस के द्वारा क्या कहते हैं लगातार सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी जो बैरियर लगाकर एक तो ओवर स्पीड और दूसरा जो है ड्रंकर ड्राइविंग इस पर जो है अंकुश लगाया गया है और काफ़ी हद तक हमने इस पर सफलता भी पा ली है। और रात को जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बार हैं, पब है, उनको भी समय जो 11 बजे निर्धारित है उनको भी समय से बंद करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक जो है हमारी जो 17 बैरियर मेरे सिटी क्षेत्र के हैं और बाकी जो 17 या 16 बैरियर जो हैं देहात क्षेत्र के हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि विशेषकर जो नवयुवक जो रात को बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी रोककर उनके। अल्मोड़ा में महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। ग्रामीण उद्योग वेग वृद्धि परियोजना की ग्रामोत्थान योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूहों की 18 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस योजना के तहत 10 ई रिक्शा वाहन समूहों की भी महिलाओं को उपलब्ध कराई गई है और इन ई रिक्शा वाहनों का ट्रायल RCM मॉल अल्मोड़ा से शिखर होटल तक किया है। ट्रायल कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रयास महिलाओं की आर्थिकी को बढ़ावा देने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बल देना है। उन्होंने कहा कि आज ये इसका ट्रायल किया गया है, इसका विधिवत शुभारंभ भी जल्द किया जाएगा। अठारह महिलाओं को सशक्त बनाया गया। जिला प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हरी झंडी दिखाकर जिला प्रशासन की एक जो नई पहल है उसकी शुरुआत हो गई है। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। 18 महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया गया है, जहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अल्मोड़ा से हैं। आपको बता दें कि यहां पर एक नई पहल की शुरुआत भी की गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर लोगो, मशाल, एंथम और जर्सी की शानदार लॉन्चिंग से उत्तराखंड सरकार ने खेलों के सफल आयोजन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों के आयोजन स्थलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड में खेलों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा हमें हर तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की सुविधाएं प्रदान की गई है, जिसका हर खिलाड़ी को पूर्ण लाभ मिल रहा है और हम आशा और विश्वास है कि हम इन राष्ट्रीय खेलों में मेडल टैली में बहुत अच्छा स्थान हासिल करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, साइकिलिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, वाटर स्पोर्ट्स जैसे कुल 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। नेशनल गेम्स में मेडल जीतने पर प्रदान की जाने वाली राशि को भी 2 गुना कर दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने के साथ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान देश भर के खिलाड़ी उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान से भी रूबरू हो सकेंगे। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये
दीमक बोर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट। हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। प्रशासनिक स्तर पर शीतकालीन यात्रा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करके यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे लेकर आपको बताते चलें कि IG गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने बताया कि शीतकाल के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जिससे कई मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए, अभी ये शीतकालीन यात्रा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है, इसके लिए पूरा गढ़वाल परिक्षेत्र का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साथ साथ हम लोग इसमें प्लानिंग भी की है। मेरी अपनी कंसर्निंग SP से मेरी वार्ता हुई है, हमारी मीटिंग्स हुई हैं। इसमें सर्टेन SOPs हमने बनाई हैं, जिसमें कि जो ट्रैफिक का किस तरह से रेगुलेशन हरिद्वार से लेकर चमोली तक और इधर यमुनोत्री तक, गंगोत्री तक, ये किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीम राव अम्बेडकर पर भी की गई टिप्पणी को लेकर आपको बताते चले कि कांग्रेस लगातार उग्र आंदोलन कर रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि इसको लेकर कांग्रेस SC विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। गोला पर स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस SC विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि बाबा साहब का अपमान जो है वो कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बाबा साहब का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सहित सभी जाति धर्म की रक्षा के लिए संविधान का निर्माण हुआ था। उनके सम्मान के लिए कांग्रेस किसी हद तक जा सकती है। दूसरे नंबर के इस केंद्रीय मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, जिनका इस तरह के बयान करना बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बहुत ही निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं, जिनके अच्छा एक संविधान इस देश को दिया, जिस संविधान के नीचे एक बहुत बड़ा ग्रंथ उन्होंने दिया और जिससे सरकारें चल रही हैं, जिससे पूरे देश का लोकतंत्र चल रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर ओल्ड मसूरी रोड में कस्तूरी विंटर कौथिक 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रथम महिला गुरमीत कौर ने प्रतिभाग लिया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने महोत्सव में लगे कई स्टॉलों का भ्रमण भी किया और वहीं इस दौरान गुरमीत कौर ने कहा कि महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण मंच है। जो है वो उन लोगों को गांव से लाके अपना एक प्लेटफॉर्म देना है, जिसमें कि वो अपना सामान को शोकेस कर सकते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। हमारी इंडिया में सबसे बड़ी कमी है पैकेजिंग की और प्लेस टू शो देयर प्रोडक्ट। बट इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, सोशल कॉज पे काम किया है कि उन लोगों को गांव-गांव से बुलाया है और स्पेस दिया है कि जहां वो अपना सामान को शो कर सके। उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन मसूरी में क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने एक सख्त ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इस प्लान का उद्देश्य मसूरी में आने वाली पर्यटक भीड़ को कंट्रोल करना है। इस ट्रैफिक प्लान के जरिए पार्किंग की समस्या दूर की जाएगी और शहर में सही तरीके से यातायात संचालन किया जाएगा। ज्यादा अगर भीड़भाड़ होगी तो पर्यटकों को देहरादून से शटल सेवा के जरिए मसूरी भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने भी बताया कि यदि पर्यटकों ने होटल बुक नहीं किया तो उनको
उनके वाहनों को भी मसूरी में एंट्री नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन ने पर्यटकों को सही और वास्तविक समय पर पार्किंग की जानकारी देने के लिए एक रियल टाइम पार्किंग ऐप भी विकसित किया है। सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों को ट्रैफिक पुलिस हटाएगी। देखिए, ऐसा है कि इस समय लगातार लॉन्ग वीकेंड भी पड़ रहा है। पहले तो हमारा क्रिसमस बनेगा, उसके बाद विंटर कार्निवल मसूरी में 26 से 30 तक है, उसके बाद 31 और 1 और फिर 4, 5, 6 लगातार सैटरडे और संडे, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। तो ये इस समय लंबा वीकेंड रहने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है। हमने जो हमारा देहरादून शहर है, इसको बाहर से आने वाले पर्यटकों से बिल्कुल अनटच रखा हुआ है। अगर हमारा पर्यटक दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आशा रोड से उनको बाईपास करते हुए हम कैंट के माध्यम से और कुठाल गेट से होते हुए मसूरी पहुंचे। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर लोगो, मशाल, एंथम और जर्सी की शानदार लॉन्चिंग से उत्तराखंड सरकार ने खेलों के सफल आयोजन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों के आयोजन स्थलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड में खेलों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा हमें हर तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की सुविधाएं प्रदान की गई है, जिसका हर खिलाड़ी को पूर्ण लाभ मिल रहा है। और हम आशा और विश्वास है कि हम इन राष्ट्रीय खेलों में मेडल टैली में बहुत अच्छा स्थान हासिल करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, साइकिलिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, वाटर स्पोर्ट्स जैसे कुल 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। नेशनल गेम्स में मेडल जीतने पर प्रदान की जाने वाली राशि को भी 2 गुना कर दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलने के साथ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान देश भर के खिलाड़ी उत्तराखंड की संस्कृति और खान पान से भी रूबरू हो सकेंगे। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पौड़ी में पुलिस ने सर्दियों के सीजन में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए रात्रि गश्त और चीता पुलिस को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि जिन क्षेत्रों में अपराध अधिक होने की संभावना होती है वहां पर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। दुर्गापुरी क्षेत्र में और तीलू रोतेली चौक और गश्त भी होते हैं, जो गलियों में हमारी रात को गश्त करती रहती गश्त पार्टियां, और हमने इसमें पर्याप्त व्यवस्था की है। यहाँ कोटद्वार में भी, पौड़ी में भी और श्रीनगर क्षेत्र में भी, ऐसे जहाँ भी जितने मार्केट हैं सभी में हमारी गश्त रहती हैं और चीता वगैरह। पहाड़ों की रानी मसूरी में आने वाले समय में क्रिसमस और नए साल के साथ में विंटर लाइन कार्निवल भी होने वाला है, जिसमें भारी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर ट्रैफिक प्लान बनाया है और इस बात पर देहरादून जनपद के एडीएम प्रशासन जय
भारत सिंह ने भी कहा कि जिला प्रशासन पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, आपको मालूम है कि जो क्रिसमस का त्यौहार है और नए साल का त्यौहार है, उसके बाद विंटर कार्निवल जो है, उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं देहरादून मसूरी में, और ये एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। तो जब ऐसे अचानक लोग ज़्यादा आते हैं तो एक ट्रैफिक की व्यवस्था बनानी पड़ती है ताकि लोगों को सुगमता रहे और उनको कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि जो हमारे होटल्स हैं, अन्य चीज़ें हैं, जब लोग आते हैं तो उनके लिए भी व्यवसाय की बात होती है। और देहरादून जिला प्रशासन, जिसमें ट्रैफिक की व्यवस्था भी है और पुलिस के साथ मिलकर जो प्लान बनाया है, वो लोगों की सुगमता के लिए जो प्लान बनाएगा उसके लिए तैयार है। खटीमा में एक बीजेपी कार्यकर्ता से जमीन दाखिल खारिज के नाम पर किसी दलाल द्वारा 4,000 रुपए लेने का मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसान आयोग के निवर्तमान उपाध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में एसडीएम, तहसीलदार और आगे अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बाहरी व्यक्तियों द्वारा तहसील में दलाली और भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि तहसील में दलाली और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ दाखिल खारिज करने की, और क्या कहते हैं, मैंने बालिस्टर को 4,000 रुपये पिछले दे रखी है 1 साल से। वो उस 1 साल में उन्होंने क्या कहते हैं लगभग रोज़ टाला भराई करते रहते हैं कि आज नहीं कल नहीं, और आज मेरे से कह रहे हैं पैसे और लगेंगे। तो इस बात पे बहस हुई उनसे। फिर क्या कहते हैं मंत्री जी आ गए और क्या कहते हैं मंत्री जी ने तुरंत निस्तारण करा दिया, और सीएम साहब की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है उसे आज वास्तव में उन्होंने पूरा साकार किया। देखिए, हमारा कार्यकर्ता पिछले 1 साल से दाखिल खारिज के लिए भटक रहा था। इस तहसील में आरके ऑफिस में कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसका नाम है रजिस्टर। उस बंदे ने इसको कहा कि तेरी दाखिल खारिज में करवा दूंगा, मुझे पैसे चाहिए। तो हमारे कार्यकर्ता ने कहा यार मेरा काम करवा दे, इसे 4,000 रुपये उसको दे दिया। उस व्यक्ति को 1 साल हो गया इसको चक्कर लगाते, तो आज बाहर इत्तेफाकन वो व्यक्ति इसको मिल गया, इसने कहा मेरा काम नहीं हो भैया, मेरे पैसे वापस कर। वो बोला पैसे और लगेगा तब तेरा काम होगा। उस संबंध में हमारे जितने कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे किसान मोर्चा सभी लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष शाही जी, सब लोग इकट्ठे हुए हम वहाँ गए, आरके को बोला कि भाई तुम्हारी बिना अनुमति के कोई प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पर हमारे सारे जमीनों के कागजात पड़े हुए हैं, कैसे आता है? पहली बात तो ये कि प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट आदमी जो भी है उसके आपको लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए आम जनता को। सीधे हम यहाँ पर, मैं एसडीएम बैठा हूँ, तहसीलदार साहब बैठे हुए, इनके साथ सीधे आए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। इसमें कोई भी प्राइवेट आदमी अंदर ना आए। जहाँ पर भी जितने भी हमारे यहाँ पर पटाल है वहाँ पर कोई भी प्राइवेट आदमी की एंट्री नहीं होगी। आ जाना चाहिए था, आज तो उनका हो भी गया शायद कार्य। अगर ये सीधे हमारे पास आ गए तो यहाँ तहसीलदार साहब के पास है तो उनको ये समस्या नहीं होनी झेलनी पड़ती है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि भाई जो भी आपको अगर कोई समस्या होती है तो सीधे मेरे पास आए, उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि